नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में उत्सर्जन तंत्र के विषय में पढ़ रहे थे, तो किसी कारणवश वो वीडियो जो है बीच में समाप्त करना पड़ा था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम लोग जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे थे तो सबसे पहले मैंने तंत्र के विषय में बताया था। तंत्र के विषय में हमने ये बताया था कि जब कई अंग मिलकर एक ही कार्य करते हैं तो हम लोग उसको जो है तंत्र बोलते हैं। जैसे हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं पाचन तंत्र, फिर रक्त और परिसंचरण तंत्र। ठीक, तो जैसे पाचन तंत्र में हम लोग देखे थे कि मुख से लेकर ग्रासनली, आमाशय, लीवर, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी अंग जो है एक साथ फंक्शनिंग कर रहे थे। फिर ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी देखे थे कि हमारा हार्ट है, धमनी है, केशिकाएँ हैं, सिरा है, फेफड़ा है, ये सभी मिलकर एक फंक्शनिंग कर रहे थे। इस वजह से इसको तंत्र बोला जाता है। तो उत्सर्जन तंत्र में मैंने ये बताया था कि तंत्र तो समझ में आ गया। फिर उत्सर्जन की बात हुई थी। उत्सर्जन में मैंने ये बताया था कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी वेस्टेज या ये कह लीजिए जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में बनता है, तो वो जो है उनको बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो जब हम इन्हीं उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं तो वही हमारा उत्सर्जन है। तो उत्सर्जन में मैंने मनुष्य के शरीर के उत्सर्जी अंगों के विषय में मैंने बताया था। तो उसमें मैंने बताया था कि सर्वप्रमुख किडनी है, फिर उसके साथ ही साथ मैंने बताया था त्वचा भी है, लीवर है, उसके बाद किडनी है ही, फेफड़े हैं। तो ये सभी भी उत्सर्जी अंग के रूप में मनुष्य में पाए जाते हैं। जो हम लोगों की चर्चा थी वो किडनी पर शुरू हुई थी। किडनी के विषय में मैंने ये बताया था कि पहली बात तो इसकी स्थिति जान लीजिए। किडनी की जो स्थिति होती है, जो मनुष्य में कशेरुक दंड पाया जाता है, उस कशेरुक दंड के दोनों तरफ यह पाया जाता है। और जो उदर गुहा है, उदर गुहा का मतलब छोटी आंत बड़ी आंत जो है मनुष्य के शरीर में, उसके जस्ट पीछे ये पाया जाता है। जहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो मनुष्य का जो ये कंकाल तंत्र है एक तरीके से, जैसे मैं ये कहूँ कुछ ऐसे ऐसे करके हड्डियाँ हैं ना, ऐसे करके, तो ये कशेरुक दंड है। ठीक, तो यहीं कहीं जहाँ पे जो है छोटी आंत बड़ी आंत के पीछे जो है कशेरुक दंड, जो ये कशेरुक दंड है ना, इसी के दोनों तरफ ये पाई जाती हैं। मैंने पिछले वीडियो में इसके रंग के बारे में भी आपको लोगों को बताया था। जो इसका रंग होता है वो भूरा और लाल रंग का होता है। और अगर इसकी बनावट की बात की जाए तो ये सेम के बीज के आकार का होता है। अगर इसको हम लोग बाहर से देखें तो ये जो है उत्तल की भांति प्रतीत होता है। अगर इसकी आंतरिक बनावट की बात करें तो ये जो है अवतल की भांति दिखाई देता है। ये चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद मैंने ये बताया था कि जो हमारी किडनी है उसी को गुर्दा या वृक्क कहते हैं, उर्दू में गुर्दा कहते हैं। तो उसको भी तो रक्त की आवश्यकता होती है ना, उसको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आवश्यकता होती है। तो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रक्त की आपूर्ति कौन करती है? रीनल आर्टरी करती है। क्योंकि मैंने जब धमनी पढ़ाया था ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो वहाँ पे बताया था कि जो धमनियाँ होती हैं वो शुद्ध रक्त की आपूर्ति हमारे अंगों को करती हैं। तो उसी तरीके से इस किडनी को भी शुद्ध रक्त की आपूर्ति कौन करती है? रीनल आर्टरी। और यहाँ से अशुद्ध रक्त फिर फेफड़े तक कौन ले जाती है? रीनल वेन, यानी कि रीनल सिरा। ये हो गया था। अब अगर हम लोग इसके आंतरिक संरचना की बात करें तो जो वृक्क है ये मनुष्य में पहली बात तो ये 2 जोड़ी पाया जाता है और 2 जोड़ी मूत्र वाहिनियाँ भी पाई जाती हैं। अगर किडनी की बात करें तो यहाँ पे किडनी की बाह्य संरचना को जो है वल्कुट बोलते हैं और इसके आंतरिक संरचना को हम लोग मेडुला बोलते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ से यम से क्या होता है? मिड, यम से आप मेडुला बैठा लीजिए अपने दिमाग में। अब ये देखिए, ये हाइलम क्या होता है? हाइलम जो यहाँ पे जो धंसा हुआ भाग दिख रहा है ना, ये हाइलम है। इसी हाइलम से ही जो मूत्र वाहिनियाँ हैं वो निकली हुई हैं। ये हो गया। अब हम लोग
वृक्क की फंक्शनिंग की बात करेंगे उससे पहले ये जान लीजिए कि इस वृक्क में जो है वो क्या पाई जाती हैं, नेफ्रॉन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ये क्या है, नेफ्रॉन्स, या इसी को वृक्काणु बोलते हैं। नेफ्रॉन्स, ठीक। इस वृक्क में जो है पतली और नली नुमा संरचना पाई जाती है जिसको जो है नेफ्रॉन्स बोलते हैं। और यह एक वृक्क में लगभग 8 लाख के आसपास नेफ्रॉन्स या वृक्काणु पाए जाते हैं। ये वृक्काणु करता क्या है, यही जो है इसी में जो वृक्काणु पाए जाते हैं वही वृक्काणु ही रक्त को छानता है। जब हम लोग यूरिन के विषय में पढ़ेंगे तो वहाँ पे और विस्तार में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे पहली बात तो वृक्काणु जो पाए जाते हैं, जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं कि वही जो है ब्लड को फिल्टर करते हैं और छानने के फलस्वरूप जो भी वेस्ट पदार्थ उसमें से निकलता है वो मूत्र वाहिनी, जिसे कि यूरेटर्स बोलते हैं, उसके जरिए कहाँ पे इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि मूत्राशय में। और इस मूत्राशय के जरिए, मूत्राशय में जब ये फुल हो जाता है तो ये जो है यहाँ से यहाँ पे कोशिकाएं, जो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, नर्वस सिस्टम, ये मस्तिष्क को संदेश भेजता है तो फिर उसके द्वारा फिर ये मूत्र मार्ग के जरिए शरीर से बाहर कर दी जाती है। और इसके विषय में मैंने ये एक बात और पिछले वीडियो में डिस्कस की थी कि ये जो हमारा वृक्क है, यह या जो किडनी है, ये एक झिल्ली में बंद होती है जिसे हम लोग पेरिटोनियम मेम्ब्रेन या पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। इसी को जो है ये क्या करता है, जैसे हृदय के केस में था, वहाँ पे भी जो एक झिल्ली पाई जाती थी वो क्या करती थी कि हृदय को बाह्य आघातों से बचाती थी। और यहाँ पे भी जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का काम है वो भी वृक्क को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करना है। ये वृक्क के विषय में इतना हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे वृक्क के कार्यों की। ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम लोग अगर वृक्क के कार्यों की बात करें तो वृक्क का जो सर्वप्रमुख कार्य है वो पहली बात तो उत्सर्जी पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना है, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा गया है। उसके कुछ प्रमुख कार्य, जैसे पहला है, यह विभिन्न उत्सर्जी पदार्थों को जीव के शरीर से बाहर मूत्र के रूप में निकालता है। दूसरा है रक्त के पीएच मान का नियंत्रण। इसका क्या मतलब हुआ, पीएच मान का नियंत्रण का मतलब ये हो गया कि उसकी अम्लीयता या क्षारीयता को ये मेंटेन करके रखता है। ठीक, ये हो गया। जब हिपाक्सिया, जब मैं आयरन पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने हिपाक्सिया के विषय में चर्चा की थी। ठीक, ये हिपाक्सिया क्या होता है, जैसे ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। पहली बात तो अगर ब्लड है तो ब्लड में आरबीसी पाई जाएगी, और आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को पकड़ती है और ऑक्सीजन को पकड़ के कहाँ ले जाती है, कोशिकाओं तक पहुँचाती है। ठीक, तो जिसमें जो है अगर आयरन की कमी हो जाए तो आयरन की कमी से आरबीसी की कमी हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन के परिवहन में दिक्कत होती है। वही रोग जो हमारा था वो हिपाक्सिया था। अगर हिपाक्सिया हो जाता है तो वृक्क जो है वो आरबीसी का निर्माण भी करता है, ये जानते रहिए। और जो वृक्क का जो प्रमुख कार्य है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है, जैसे जो उसमें जो सर्वप्रमुख है वो यूरिया है, जिसको NH2CO कहते हैं, इसका भी निष्कासन ये करती है। और जब मैं लीवर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि लीवर हमारा क्या करता है, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। जब यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो किडनी है वो उसको निकाल बाहर करती है। और जो किडनी का एक प्रमुख फंक्शन है कि ये जल तथा लवणों की मात्रा को भी हमारे ब्लड में संतुलित रखता है। जैसे अगर हम लोग ज़्यादा पानी पी लिए तो जो है किडनी जो है वो हमारे रक्त में ब्लड की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य किडनी का ही है। अब देखिए, जैसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को जहर देके मार दिया गया, जहर देके अगर मार दिया जाए तो उसके किस अंग की जांच करने पर ये पता चलेगा, तो
उसका जवाब किडनी नहीं होगा। क्यों? किडनी तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि किडनी जो है वो टॉक्सिक पदार्थ को बाहर निकाल देती है, यानी कि टॉक्सिक पदार्थ को ही तो ये छानती है, क्योंकि जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उन्हीं को तो बाहर निकालती है। इस वजह से अगर किसी को जहर देके मार दिया गया है तो उसका हम लोग क्या टेस्ट करते हैं? लीवर। ठीक, पहले लीवर डैमेज होगा, बाद में किडनी डैमेज। जैसे कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है तो उसका भी जो सबसे पहले डैमेज होगा वो लीवर डैमेज होगा, ना कि किडनी डैमेज होगा। क्यों? क्योंकि जो किडनी का कार्य है वो हमारे शरीर से जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनको जो है बाहर निकालना है। इसी वजह से जो चाहे जो शराबी हो, जो शराब पीता है ज़्यादा, उसका सबसे पहले लीवर डैमेज होता है, फिर किडनी डैमेज होता है। और किडनी जो है, किडनी के विषय में अभी जो भी अनियमितताएं हैं उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यूरिन के विषय में पढ़ लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग यूरिन के विषय में बात करेंगे। ठीक, यूरिन और यूरिन के प्रकार। अब हम लोग यूरिन में मनुष्य के जो है मूत्र की बनावट सबसे पहले देखते हैं। मनुष्य के मूत्र की अगर बात की जाए तो मनुष्य के मूत्र में 96% तक पानी, 2% तक यूरिया तथा 2% अन्य सब्सटेंस होते हैं। और अगर इसके पीएच की इसके बात करें तो ये 6.0 होता है। ठीक, यानी कि ये जो है एसिडिक इन नेचर होता है, यानी कि ये मनुष्य का जो मूत्र है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यूरिन का कलर क्या होता है ह्यूमन यूरिन का? तो ये लाइट येलो या स्लाइटली येलो कह दीजिए, हल्का पीला कह दीजिए। और ये हल्का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो ये याद रहिए, ये एग्जाम में पूछता है। यूरोक्रोम की वजह से मानव मूत्र का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। और ये यूरोक्रोम बनता कहाँ से है? ये हीमोग्लोबिन या आरबीसी के टूटने पर जो है यूरोक्रोम बनता है। मनुष्य के मूत्र में बस इतना ही था। अब अगर टाइप्स ऑफ यूरिन की बात करें तो ये मुख्यतः या 3 रूपों में पाया जाता है। पहला है अमोनोटेलिक यूरिन। अमोनोटेलिक, जैसा कि ये नाम से ही दिख रहा है कि अमोनोटेलिक कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें जो है अमोनिया की मात्रा सर्वाधिक होगी। अब अगर अमोनिया है तो ये जल में घुलनशील होती है, यानी कि जो भी जलीय जीव हैं वो कैसे मूत्र का उत्सर्जन करते हैं? वो अमोनोटेलिक यूरिन का उत्सर्जन करते हैं। अब दूसरा है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक का मतलब ये हो गया कि ऐसा यूरिन जिसमें यूरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, मात्रा अत्यधिक। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? इसमें जो पक्षी हो गए, जो रेंगने वाले जीव हो गए, जिनको रेप्टाइल्स बोलते हैं, ये जो है यूरिकोटेलिक यूरिन का उत्सर्जन या एक्सक्रीशन करते हैं। जो तीसरा है वो यूरियोटेलिक यूरिन है। यूरियोटेलिक का मतलब ये हो गया, जैसे देखिए यूरियो यानी कि यहाँ पे यूरिया आ रहा है ना, कि ऐसा मूत्र जिसमें यूरिया की क्या हो? अधिकता हो। तो ऐसे मूत्र का उत्सर्जन जो है वो मनुष्य करता है। एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि अमोनोटेलिक यूरिन का उत्सर्जन कौन करता है? जलीय जीव, क्योंकि अमोनिया जो है वो जल में घुलनशील होता है। तो ये अमोनोटेलिक यूरिन है। जितने भी जलीय जीव हैं, मछली वगैरह वो हो गई। दूसरा है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में जो है यूरिक अम्ल की अत्यधिकता होती है, और ये जो है पक्षियों में तथा रेंगने वाले जीवों में यूरिकोटेलिक यूरिन का एक्सक्रीशन होता है। जो तीसरा है वो यूरियोटेलिक है।
यूरियोटेलिक में जो है ऐसा मूत्र जिसमें यूरिया की अधिकता हो, और ये मूत्र जो है वो इसका उत्सर्जन मनुष्य करता है। अगर यहाँ पे एक और कुछ फैक्ट हैं, जैसे एक स्वस्थ मनुष्य लगभग 1.5 लीटर जो है 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, ये याद रखे रहिए। बस इसमें इतना ही था। अब इसमें जो बचा है वो मनुष्य में जो है यूरिन से संबंधित जो डिसऑर्डर हैं वो, और किडनी से संबंधित जो बीमारियां हैं वो बची हुई हैं, और उसी के संदर्भ में हम लोग डायलिसिस देखेंगे। जो डायलिसिस होता है सभी लोग कराते भी हैं जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है, तो वो सभी हम लोग देखेंगे इस सभी किडनी वाले चैप्टर में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जहाँ कहीं भी अस्पष्टता की स्थिति हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप संपर्क कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।